वाराणसी, वो पवित्र नगरी जहां गंगा की लहरों में धर्म की गूंज और पुरातनता की छाया रहती है। लेकिन उसी धरती पर एक ऐसा बच्चा जन्मा था जिसके भीतर कुछ अलग ही तूफान पल रहा था। वो बालक जिसे शास्त्रों की व्याख्या और विज्ञान की तर्क शक्ति के बीच की दरार में असली असुर ने जन्म लिया। घना कोहरा छाया था। बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला शुभ जोशी नाम का एक बच्चा अपनी मां की चिता को जलते हुए देख रहा था। उसकी आंखें नम नहीं थीं, बल्कि ठंडी और स्थिर थीं। बाहर शोर था, लेकिन शुभ के भीतर सन्नाटा। मां की मौत पर वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। पास ही उसके पिता, एक पंडित, रोते हुए उसका हाथ थामते हैं। पंडित जी, कांपती आवाज में, तेरी मां स्वर्ग सिधार गई बेटा, भगवान ने बुलाया उसे। शुभ धीरे और भावहीन, भगवान ने या तुम लोगों की आस्था ने उसे मार दिया? उसकी यह बात सुनकर सब ठिठक गए। वहीं से शुरू होती है एक ऐसे मानसिक बदलाव की यात्रा जो शुभ को एक सामान्य इंसान से एक भयानक असुर बना देती है। कट्टू कहानी अब वर्तमान में पहुंचती है। डॉ धनंजय राजपूत, डीजेपी, एक अनुभवी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सीबीआई का हिस्सा, जिसे अचानक एक सीरियल मर्डर केस की सूचना मिलती है। एक लाश मिली है, गले पर विष्णु का चक्र बना हुआ और मुंह पर जले हुए घाव। धनंजय को बुलाया गया क्योंकि यह मर्डर बहुत खास और प्रतीकात्मक था। लाश जिस व्यक्ति की थी वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक था, और उसके पास एक पेपर मिला था, संस्कृत में लिखा श्लोक, जिसे सामान्य आदमी पढ़ नहीं सकता। सीबीआई को शक है कि यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है निखिल नायर की, एक पूर्व सीबीआई अधिकारी। अब एफबीआई के लिए काम कर रहा है अमेरिका में, लेकिन भारत में घटते इन मामलों की खबरें देखकर बेचैन है। निखिल की पत्नी नुसरत, तुमने यह नौकरी छोड़ी ताकि तुम्हें सुकून मिले, फिर वापस क्यों जाना चाहते हो? निखिल गंभीरता से, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह कोई बहुत बड़ा खेल है। निखिल वापस सीबीआई से जुड़ने का फैसला करता है और दिल्ली लौट आता है। कट बैक, फिर से फ्लैशबैक में हम देखते हैं शुभ का बचपन। वो लड़का हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था। वो वेद और पुराण पढ़ता था, लेकिन उन्हें चुनौती भी देता था। एक दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा, शुभ, अगर भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्यों? शिक्षक चिढ़कर, यह सवाल नहीं, नास्तिकता है शुभ। शुभ मुस्कुराते हुए, तो क्या भगवान को भी तर्क से डर लगता है? धीरे धीरे शुभ को समाज ने तिरस्कृत करना शुरू कर दिया, और वहीं से उसकी कुंठा और घृणा जन्म लेने लगी। सीबीआई की गुत्थी और भी हत्याएं। धनंजय और निखिल एक साथ काम करने लगते हैं। कुछ ही हफ्तों में 3 और हत्याएं होती हैं। सबके गले पर एक धार्मिक प्रतीक और पास में किसी पौराणिक कथा का श्लोक। हर हत्या के बाद हत्यारा एक संदेश छोड़ता है। जब धर्म की सीमाएं लांघी जाती हैं, असुरों का जन्म होता है। सीबीआई को यह समझ आता है कि यह कोई धार्मिक सीरियल किलर है जो खुद को असुर मानता है। बैक शुभ अब बड़ा हो चुका है। आईक्यू 160 से ज्यादा, दर्शन और विज्ञान दोनों का विद्वान, लेकिन सामाजिक रूप से कटे हुए मन का मालिक। एक दिन वो अपने पिता से झगड़ता है, शुभ, आपने मुझे हमेशा अधर्म कहा, लेकिन अधर्म किसने तय किया? पंडित जी, शास्त्रों ने तय किया है। शुभ क्रोध से, शास्त्रों ने या इंसानों ने? क्योंकि मुझे लगता है इंसान ने भगवान को बनाया है, न कि भगवान ने इंसान को। वो अपने पिता की हत्या कर देता है और लाश को गंगा में प्रवाहित कर देता है, जैसे शुद्धिकरण। वहीं से शुरू होती है उसकी असुर बनने की यात्रा। सीबीआई एक वीडियो क्लू खोजती है जिसमें हत्या से पहले का एक चेहरा छिपा होता है। वो चेहरा शुभ जोशी का है, लेकिन आज के युग में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीबीआई अभी नहीं जानती, लेकिन हत्यारा उनके ही बीच में है।
धनंजय और निखिल को अब यह एहसास होता है कि ये मर्डर केस एक सीधा सा अपराध नहीं, बल्कि दार्शनिक, पौराणिक और मानसिक स्तर पर लड़ा जाने वाला युद्ध है, असुर बनाम मानव। सीबीआई को लगातार मिल रही थी धार्मिक प्रतीकों से जुड़ी हत्याएं। धनंजय राजपूत और निखिल नायर, दो अनुभवी अधिकारी, इस रहस्यमयी सीरियल किलर के पीछे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह हत्यारा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद को असुर मानने वाला एक दार्शनिक हत्यारा है, शुभ जोशी, जो अब समाज की नजरों से ओझल हो चुका था। प्रारंभ, अपहरण और जाल। दिल्ली की एक शांत सुबह। निखिल अपनी कार से ऑफिस जा रहा होता है। एक रेड लाइट पर उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है, खून से लथपथ, मदद की गुहार करता हुआ। निखिल चौंकते हुए, हे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? वो कार से उतरता है, लेकिन जैसे ही वो झुकता है, पीछे से झन्नाटेदार झटका। उसके मुंह पर कोई केमिकल डाला जाता है और अंधकार छा जाता है। जब निखिल को होश आता है, वो किसी बंद कमरे में है। चारों तरफ कैमरे, कंप्यूटर स्क्रीन, दीवारों पर संस्कृत श्लोक, और उस तरफ एक चेहरा मास्क में लिपटा हुआ, ठंडा, स्थिर और भयानक। हत्यारा, नमस्ते निखिल, तुम्हें ज्ञान की परीक्षा देनी होगी। सीबीआई में खलबली, सीबीआई ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। निखिल गायब है। धनंजय को शक होता है कि ये अगली चाल है असुर की। उसी वक्त सीबीआई को एक वीडियो लिंक भेजा जाता है, लाइव स्ट्रीम। स्क्रीन पर निखिल एक कुर्सी से बंधा हुआ है, सामने एक लैपटॉप, और हत्यारा कहता है, असुर, मास्क में। अगर निखिल को बचाना है तो सही उत्तर दो, वरना एक एक करके अंक कटेंगे। सीबीआई स्तब्ध। पहली बार कोई कातिल ऐसे खेल खेल रहा है, मौत को शास्त्रों से जोड़कर। धार्मिक और मानसिक युद्ध। पहली पहेली आती है, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अधर्मी, नास्तिक या ज्ञानी? धनंजय जवाब देता है, अधर्मी। लेकिन असुर हंसता है, गलत। अधर्मी सिर्फ विरोध करता है, नास्तिक अनदेखा करता है, लेकिन ज्ञानी वो धर्म को सवालों से काटता है। धर्म से बड़ा शत्रु कोई नहीं, जब प्रश्न करता ही ज्ञान को चुनौती देने लगे। निखिल को बिजली का झटका मिलता है। कट टू फ्लैशबैक, शुभ की साजिश। हम फिर लौटते हैं शुभ के अतीत में। वो अब एक नवयुवक बन चुका है, परंपराओं को नकारता है, लेकिन पौराणिकता को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसने अपनी पहचान मिटा दी है और एक डिजिटल छवि बना ली है। डार्क वेब पर वो एज़ोर एक्स नाम से लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ता है। वो कहता है, दुनिया सिर्फ दो वर्गों में बंटी है, असुर और देव। लेकिन असुर वे नहीं है जो लड़ते हैं, असुर वे हैं जो सोचते हैं। धीरे धीरे शुभ जोशी ने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा जो हाशिए पर थे, टूट चुके थे, और उन्हें ज्ञान की आड़ में हिंसक बना दिया। निखिल की परीक्षा बढ़ती है। दूसरी पहेली। एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन उसे समाज ने मुक्त कर दिया। क्यों? सीबीआई परेशान। लेकिन धनंजय को याद आता है, यह श्लोक श्रवण कुमार के उल्टे संदर्भ से जुड़ा है। लेकिन उत्तर देने में देर हो जाती है। निखिल की एक उंगली काट ली जाती है। पूरे देश में तहलका मच जाता है। सीबीआई पर दबाव है, लेकिन धनंजय अब व्यक्तिगत हो गया है। धनंजय का अतीत खुलता है। सीबीआई की एक जूनियर अफसर नुसरत को एक पुराना वीडियो मिलता है, जिसमें धनंजय की पत्नी की हत्या हुई थी। वो केस अधूरा था और वो हत्या भी ऐसे ही प्रतीकों से की गई थी। नुसरत को शक होता है, क्या धनंजय खुद इसमें शामिल है? सीबीआई का माहौल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष जो धनंजय पर भरोसा करता है और दूसरा जो उसे संदिग्ध मानता है। तीसरा संकेत, देवता या राक्षस। तीसरी पहेली स्क्रीन पर आती है। राम और रावण दोनों ज्ञानी थे, फिर असुर कौन? धनंजय उत्तर देता है, जिसने छल किया वही असुर। लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है, निखिल को अगले कमरे में भेजो, सीबीआई कुछ नहीं कर पाती असुर। अब निखिल को मानसिक यातना देने लगता है। रावण भी ज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन उसे असुर कहा गया
क्योंकि उसने सवाल पूछे। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसने भी सीता को छोड़ा, क्या वो सही था? धर्म और अधर्म का फैसला कौन करता है, धर्म ग्रंथ या समाज? इस तरह शुभ असुर हर हत्या से पहले एक विचार देता है और उस विचार को चुनौती न देने वालों को मार देता है। नुसरत की खोज। इधर नुसरत और एक और टेक्निकल अफसर अंजनी मिलकर शुभ जोशी के अतीत को खोदने लगते हैं। उन्हें शुभ की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, उसके स्कूल के समय की। वही चेहरा वीडियो में मास्क के पीछे छिपा नजर आता है। सीबीआई अब यकीन कर लेती है हत्यारा शुभ जोशी है। लेकिन सवाल ये है, वो है कहां? निखिल अब टूटने के कगार पर है। वो असुर से कहता है, तू मुझे मार सकता है, लेकिन तुझ में इंसानियत नहीं बची। असुर, इंसानियत ही सबसे बड़ा छल है निखिल। जब समाज ने मुझे असुर कहा, तब मैंने उसे स्वीकार कर लिया और तुम जैसे देवताओं का अंत शुरू कर दिया। स्क्रीन पर फिर एक टाइमर शुरू होता है। अगला बलिदान 24 घंटे में। सीबीआई को लगातार मिल रही थी धार्मिक प्रतीकों से जुड़ी हत्याएं। धनंजय राजपूत और निखिल नायर, दो अनुभवी अधिकारी, इस रहस्यमयी सीरियल किलर के पीछे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह हत्यारा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद को असुर मानने वाला एक दार्शनिक हत्यारा है, शुभ जोशी, जो अब समाज की नजरों से ओझल हो चुका था। अब कहानी आगे। प्रारंभ, अपहरण और जाल। दिल्ली की एक शांत सुबह। निखिल अपनी कार से ऑफिस जा रहा होता है। एक रेड लाइट पर उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है, खून से लथपथ, मदद की गुहार करता हुआ। निखिल चौंकते हुए, हे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? वो कार से उतरता है, लेकिन जैसे ही वो झुकता है, पीछे से झन्नाटेदार झटका। उसके मुंह पर कोई केमिकल डाला जाता है और अंधकार छा जाता है। जब निखिल को होश आता है, वो किसी बंद कमरे में है। चारों तरफ कैमरे, कंप्यूटर स्क्रीन, दीवारों पर संस्कृत श्लोक और उस तरफ एक चेहरा मास्क में लिपटा हुआ, ठंडा, स्थिर और भयानक। हत्यारा। नमस्ते निखिल, तुम्हें ज्ञान की परीक्षा देनी होगी। सीबीआई में खलबली। सीबीआई ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। निखिल गायब है। धनंजय को शक होता है कि ये अगली चाल है असुर की। उसी वक्त सीबीआई को एक वीडियो लिंक भेजा जाता है, लाइव स्ट्रीम। स्क्रीन पर निखिल एक कुर्सी से बंधा हुआ है, सामने एक लैपटॉप, और हत्यारा कहता है, असुर मास्क में, अगर निखिल को बचाना है तो सही उत्तर दो, वरना एक एक करके अंक कटेंगे। सीबीआई स्तब्ध। पहली बार कोई कातिल ऐसे खेल खेल रहा है, मौत को शास्त्रों से जोड़कर। धार्मिक और मानसिक युद्ध। पहली पहेली आती है, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अधर्मी, नास्तिक या ज्ञानी? धनंजय जवाब देता है, अधर्मी। लेकिन असुर हंसता है। गलत। अधर्मी सिर्फ विरोध करता है, नास्तिक अनदेखा करता है, लेकिन ज्ञानी, वो धर्म को सवालों से काटता है। धर्म से बड़ा शत्रु कोई नहीं, जब प्रश्नकर्ता ही ज्ञान को चुनौती देने लगे। निखिल को बिजली का झटका मिलता है। कट टू फ्लैशबैक। शुभ की साजिश। हम फिर लौटते हैं शुभ के अतीत में। वो अब एक नवयुवक बन चुका है। परंपराओं को नकारता है, लेकिन पौराणिकता को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसने अपनी पहचान मिटा दी है और एक डिजिटल छवि बना ली है। डार्क वेब पर वो अजूर एक्स नाम से लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ता है। वो कहता है, दुनिया सिर्फ दो वर्गों में बंटी है, असुर और देव। लेकिन असुर वे नहीं हैं जो लड़ते हैं, असुर वे हैं जो सोचते हैं। धीरे धीरे शुभ जोशी ने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा जो हाशिए पर थे, टूट चुके थे, और उन्हें ज्ञान की आड़ में हिंसक बना दिया। निखिल की परीक्षा बढ़ती है। दूसरी पहेली। एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन उसे समाज ने मुक्त कर दिया। क्यों? सीबीआई परेशान। लेकिन धनंजय को याद आता है, यह श्लोक श्रवण कुमार के उल्टे संदर्भ से जुड़ा है। लेकिन उत्तर देने में देर हो जाती है। निखिल की एक उंगली काट ली जाती है। पूरे देश में तहलका मच जाता है। सीबीआई पर दबाव है, लेकिन धनंजय अब व्यक्तिगत हो गया है। धनंजय का अतीत खुलता है।
सीबीआई की एक जूनियर अफसर नुसरत को एक पुराना वीडियो मिलता है जिसमें धनंजय की पत्नी की हत्या हुई थी। वो केस अधूरा था और वो हत्या भी ऐसे ही प्रतीकों से की गई थी। नुसरत को शक होता है, क्या धनंजय खुद इसमें शामिल है? सीबीआई का माहौल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष जो धनंजय पर भरोसा करता है और दूसरा जो उसे संदिग्ध मानता है। राम और रावण दोनों ज्ञानी थे, फिर असुर कौन? धनंजय उत्तर देता है, जिसने छल किया वही असुर। लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है, निखिल को अगले कमरे में भेजो। सीबीआई कुछ नहीं कर पाती। असुर अब निखिल को मानसिक यातना देने लगता है। असुर की विचारधारा, रावण भी ज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन उसे असुर कहा गया क्योंकि उसने सवाल पूछे। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसने भी सीता को छोड़ा, क्या वो सही था? धर्म और अधर्म का फैसला कौन करता है, धर्म ग्रंथ या समाज? इस तरह शुभ असुर हर हत्या से पहले एक विचार देता है और उस विचार को चुनौती न देने वालों को मार देता है। नुसरत की खोज। इधर नुसरत और एक और टेक्निकल अफसर अंजनी मिलकर शुभ जोशी के अतीत को खोदने लगते हैं। उन्हें शुभ की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, उसके स्कूल के समय की। वही चेहरा वीडियो में मास्क के पीछे छिपा नजर आता है। सीबीआई अब यकीन कर लेती है हत्यारा शुभ जोशी है। लेकिन सवाल यह है, वो है कहां? निखिल अब टूटने के कगार पर है। वो असुर से कहता है, तू मुझे मार सकता है, लेकिन तुझ में इंसानियत नहीं बची। असुर, इंसानियत ही सबसे बड़ा छल है निखिल। जब समाज ने मुझे असुर कहा, तब मैंने उसे स्वीकार कर लिया और तुम जैसे देवताओं का अंत शुरू कर दिया। स्क्रीन पर फिर एक टाइमर शुरू होता है। अगला बलिदान 24 घंटे में निखिल का अपहरण हो चुका था। सीबीआई को एक अज्ञात असुर चुनौती दे रहा था, धार्मिक श्लोकों, दार्शनिक पहेलियों और क्रूर हत्याओं के माध्यम से। सीबीआई को यह यकीन हो चुका था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि शुभ जोशी है, एक विलक्षण बच्चा जो अब एक मानसिक राक्षस बन चुका है। प्रारंभ। शुभ का मानसिक प्रयोग। निखिल एक अंधेरे कमरे में बंधा होता है। दीवारों पर कैमरे, उसके सामने स्क्रीन पर दो चेहरे दिखते हैं, एक बच्चा और एक बूढ़ा। असुर की आवाज गूंजती है, इनमें से एक को मार दो और दूसरा बचा रहेगा। जो बचा रहेगा वो तुम्हारे कारण जिएगा। क्या तुम ईश्वर बनोगे निखिल? निखिल चिल्लाता है, ये खेल बंद कर। लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है, चयन करो वरना दोनों मरेंगे। सीबीआई अब खुलकर 3 हिस्सों में बंट चुकी है। एक टीम निखिल को ढूंढ रही है, एक टीम शुभ जोशी के अतीत को खंगाल रही है, तीसरी टीम असुर के साइबर नेटवर्क को ट्रेस कर रही है। नुसरत और अंजनी को एक पुराने मठ से सुराग मिलता है, जहां शुभ के पिता एक समय तांत्रिक साधनाओं से जुड़े रहे थे। वहां से उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें शुभ के बचपन की बातें दर्ज हैं। आत्मचिंतन, धार्मिक विद्रोह और खुद को कल की नहीं, कल की विरोधी कहने वाला दर्शन। एक गहरी बारिश की रात, शुभ का घर एक शांत गांव में मां मंदिर में पूजा कर रही है। पिता शुभ से कहते हैं, पिता तू शुद्ध नहीं है, तुझे तपस्या करनी होगी। वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, कई दिनों तक भूखा, अंधेरे में। वहीं शुभ के अंदर एक नया जन्म होता है। शुभ मरता है, असुर जन्म लेता है। असुर बालक स्वर में। जब देवता अपने बच्चों को के पर कुर्बान करते हैं, तब असुर जन्म लेते हैं। सीबीआई को नया शव मिलता है। अगली सुबह दिल्ली के गंगा घाट से एक शव बरामद होता है। शव की आंखों पर पट्टी और माथे पर लिखा होता है, ज्ञान की आंखें बंद थीं, इसीलिए धर्म मर गया। शव के पास एक मोबाइल फोन रखा होता है जिसमें निखिल की तस्वीरें हैं। सीबीआई को एक नई वीडियो फाइल मिलती है जिसमें निखिल एक और परीक्षा दे रहा है, निखिल की अगली परीक्षा।
दोष किसका? वीडियो में असुर पूछता है। अगर कोई बच्चा जन्म से ही पापी हो तो उसे मार देना सही है या दोष समाज का है? निखिल चुप। असुर खुद उत्तर देता है, मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे गढ़ा गया। जैसे एक देवता मूर्ति बनाता है वैसे ही तुम सबने मुझे असुर बना दिया। वो फिर हंसता है और स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो जाता है। 62 घंटे में अगला बलिदान। सीबीआई को मिलती है पहली कामयाबी। नुसरत को शुभ के एक पुराने साथी का सुराग मिलता है, कृष्ण खन्ना, एक प्रोफेसर जो एक रहस्यमय वेद सम्मेलन में शामिल हुआ था। सीबीआई उस प्रोफेसर को पकड़ती है और पूछताछ में पता चलता है शुभ मानता था कि भारत के धार्मिक ग्रंथ असुरों के पक्ष को दबाते हैं। वो चाहता था कि लोग असुरों की व्याख्या नए नजरिए से करें। धर्म से डर नहीं, सवाल करो। सीबीआई को एक कोड मिलता है, वाइतानी, एक पौराणिक नदी जो जीव और मृत्यु के बीच की सीमा मानी जाती है। सीबीआई पहुंचती है वैतरणी घाट। बीआई की टीम महाराष्ट्र के एक पुराने घाट पर जाती है जहां उन्हें एक गोदाम मिलता है जिसमें अजीब उपकरण, कैमरे और मास्क पाए जाते हैं। सीबीआई को लगता है कि यहीं से वीडियो शूट हो रहे हैं, लेकिन वो जगह अब वीरान है। शुभ पहले ही सब हटा चुका है। दीवार पर आखिरी वाक्य लिखा है, सीबीआई देर से आई पर कथा आगे बढ़ चुकी है। निखिल की मानसिक टूटन। इस बार असुर निखिल के परिवार का वीडियो दिखाता है, उसकी पत्नी निहारिका और बेटी रिद्धि। असुर कहता है, तेरा धर्म क्या है निखिल? तेरे देश के लिए लड़ना या अपने परिवार को बचाना? निखिल टूट जाता है। वो चिल्लाता है, मैं तैयार हूं, मुझे मार दो। लेकिन असुर मुस्कुराता है, नहीं निखिल, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा ताकि देख सके कि तू कितना कमजोर है। सीबीआई को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है एक मंदिर में। वहां एक व्यक्ति आरती कर रहा है, सिर झुका हुआ। जैसे ही कैमरा ऊपर उठता है, चेहरा दिखता है शुभ जोशी। अब एक शांत पर गहरे आंखों वाला व्यक्ति। सीबीआई को अब यह पक्का हो जाता है, असुर कोई दूर बैठा साइकोपैथ नहीं, वो समाज के बीच में, हमारे बीच में है। निखिल अभी भी कैद में है। सीबीआई को शुभ जोशी की पहली झलक मिली। अब वह एक आध्यात्मिक वेश में समाज के बीच छिपा हुआ है। हर हत्या के पीछे एक दार्शनिक पहेली और धार्मिक तर्क है। सीबीआई को अब यकीन हो गया है, ये सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध था। शुभ एक गुफा में बैठा होता है, सामने दीपक जल रहा है। उसके चारों तरफ किताबें, पुराने ग्रंथ, शवों के चित्र और कंप्यूटर स्क्रीन। वो अपने शिष्य से कहता है, यह युद्ध धर्म और अधर्म का नहीं है, यह युद्ध है का विवेक और आज्ञा पालन के बीच। जो सवाल करता है वही असुर कहलाता है। सीबीआई का मनोवैज्ञानिक आकलन डॉ दत्ता, एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, को बुलाया जाता है। वो शुभ की प्रोफाइल बनाता है। IQ 150, रिलीजियस ट्रॉमा सर्वाइवर, पॉजिटिव गॉड कॉम्प्लेक्स, डीप हेटेड फॉर ब्लाइंड बिलीफ। वो कहता है, शुभ अपने आप को मसीहा नहीं मानता, वो खुद को न्याय का आखिरी स्वरूप मानता है जो तय करता है कौन जिए कौन मरे। सीबीआई को अब समझ आने लगता है, शुभ हर हत्या के पीछे एक संदेश दे रहा है, एक विचार थोप रहा है। असुर अब निखिल को एक पुलिस अफसर और एक किशोर अपराधी की फाइल देता है। असुर, एक ने 17 लोगों को मारा है, फिर भी बालिग नहीं माना गया। दूसरे ने रिश्वत लेकर निर्दोषों को जेल भेजा, पर वह कानून का रक्षक कहलाता है। अब तू तय कर कौन ज्यादा दोषी है। निखिल गुस्से में फाइल फेंक देता है। मुझे तेरी ये नैतिकता की परीक्षा नहीं देनी, असुर शांत स्वर में कहता है। फिर तैयार हो जा, अगला बलिदान तेरे उत्तर का परिणाम होगा। सीबीआई का पहला जाल। दुष्यंत नाम का एक साइबर अपराधी सीबीआई को एक IP एड्रेस ट्रैक करने में मदद करता है, जो शुभ की टीम का एक मेंबर इस्तेमाल करता है। सीबीआई एक ऑपरेशन प्लान करती है, वर्चुअल जाल। वे एक नकली धार्मिक पोस्टर वायरल करते हैं जिसमें शुभ के दर्शन का अपमान होता है। कुछ ही घंटों में शुभ का नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। एक ID से जवाब आता है,
धर्म का अपमान करने वालों को अग्नि का स्वाद मिलेगा। सीबीआई उस आईपी के जरिए एक संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचती है, जहां एक शख्स कंप्यूटर पर काम कर रहा है। सीबीआई उसे पकड़ती है। नाम रणदीप बोरा। रणदीप बोरा की पूछताछ। रणदीप शुरू में चुप रहता है, पर बाद में टूटता है। शुभ कोई इंसान नहीं, वो एक विचार है। हर कोई जो उससे जुड़ता है वो खुद को प्रबुद्ध समझने लगता है। वो कहता है, अगर तुम इस सिस्टम से असहमत हो तो क्यों नहीं इसे बदलते। रणदीप बताता है कि शुभ ने एक गोल्डन टेस्ट नाम की प्रक्रिया चलाई है, जहां लोगों को एक नैतिक परीक्षा में पास करना होता है। जो पास होता है वही असुर का हिस्सा बनता है। सीबीआई को एक अहम जानकारी मिलती है। शुभ का अगला मिशन एक न्यायिक सम्मेलन पर हमला है, जहां जज और वकील इकट्ठा होंगे। सीबीआई तुरंत दिल्ली उच्च न्यायालय के पास सुरक्षा बढ़ा देती है। पर एक अजीब चीज होती है। एक फूड डिलीवरी बॉय जज की गाड़ी के पास कुछ गिराकर चला जाता है। संदेह होने पर उसे पकड़ा जाता है। वो चुप है, पर उसकी जेब से एक लिफाफा निकलता है। धर्म अंधा नहीं होता, न्याय होता है। पर जब न्याय भी अंधा हो जाए तो असुर जन्म लेता है। शुभ। निखिल की हिम्मत टूटती है। असुर अब निखिल की पत्नी निहारिका को वीडियो कॉल पर लाता है। वो दिखाता है कि रिद्धि खेल रही है और एक शख्स पास खड़ा है। तेरी बेटी अब मेरी परीक्षा में है। अगर तूने भागने की कोशिश की तो यह परीक्षा स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी। निखिल पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन वो चुप है। शुभ की पहली बड़ी गलती। सीबीआई रणदीप से मिले सुराग से एक पुराना मोबाइल नेटवर्क ट्रैक करती है, जो शुभ की टीम ने अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। उससे सीबीआई को एक जगह की लोकेशन मिलती है, एक पुरानी फैक्ट्री। सीबीआई वहां छापा मारती है, लेकिन सब खाली होता है। सिर्फ एक कंप्यूटर चालू रहता है और स्क्रीन पर शुभ का मैसेज, ये तलाश नहीं, तपस्या है। तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी, वरना तुम्हारे अपने मरते रहेंगे। लेकिन सीबीआई को एक पुराना पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें कुछ वीडियो क्लिप्स होते हैं। सीबीआई को मिलता है निखिल की लोकेशन का सुराग। वीडियो को डिकोड करने पर उनमें से एक क्लिप में एक पानी की टंकी और पीछे एक मस्जिद नजर आती है। नुसरत पहचानती है यह इलाका वाराणसी के बाहर एक पुराने मोहल्ले का है। सीबीआई तुरंत उस तरफ रवाना होती है। सीबीआई की टीम लोकेशन पर पहुंचती है एक पुराना कुआं, जिसके नीचे एक तहखाना। वो अंदर जाते हैं और एक कमरे में निखिल बेहोश पड़ा होता है। सीबीआई उसे बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं एक वीडियो कॉल आता है शुभ का। शुभ हंसते हुए, तुमने एक को बचाया और दो को खो दिया। मेरी परीक्षा जारी है। निखिल अब मेरा संदेश वाहक है, तुम्हारा नहीं। शुभ की चालों ने सीबीआई को फिर से चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट की छत से गिरने वाला आदमी शुभ नहीं था। अब निखिल वाराणसी पहुंच चुका है, जहां शुभ उसके सामने खुद प्रकट हो चुका है। वाराणसी का 80 घाट। शाम का वक्त, गंगा आरती की तैयारी हो रही है। भीड़ के बीच दो लोग जो अब धर्म और अधर्म की परिभाषा के दो छोर बन चुके हैं। शुभ, निखिल, देखो, ये आग, ये मंत्र, ये ढोंग। सबको लगता है कि ये मोक्ष देगा, पर असली मोक्ष तो सत्य से होता है, और मेरी कोशिश है उस सत्य को जगाने की। निखिल, सच? तू जिसे सच कह रहा है वो दरअसल तेरा पागलपन है। तू न्याय का रक्षक नहीं, उसका कसाई है। शुभ मुस्कुराता है। शुभ, मैं कसाई नहीं, मैं काल हूं, जो इस युग का धर्म युद्ध लड़ रहा है। बस मेरा धर्म तुम्हारी किताबों में लिखा नहीं गया। सीबीआई की तैयारियां, अंतिम जाल बिछाया गया। इधर दिल्ली में सीबीआई चीफ शशांक और नुसरत शुभ को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट मोक्षा नाम का गुप्त ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। नुसरत, शुभ सोचता है कि उसने हर चाल चल ली है, अब हम उसे उसकी ही सोच के मकड़ जाल में फंसाएंगे। उनके पास एक क्लोन सिस्टम है, जिसमें शुभ की आवाज और आदतों का एआई आधारित प्रोजेक्शन तैयार किया गया है।
शुभ का शिष्य अगला असुर। शुभ निखिल को घाट से एक पुराने महल में ले जाता है। शुभ, तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाना है जो मेरी सोच को आगे ले जाएगा जब मैं नहीं रहूंगा। एक दरवाजा खुलता है और वहां एक युवा लड़का खड़ा है, उम्र करीब 20 साल। मेरा नाम है बालकृष्ण और मैं शुभ का उत्तराधिकारी हूँ। निखिल चौंकता है। लड़के की आंखों में वही घृणा, वही तर्क, वही अंधकार। शुभ का बालकृष्ण को प्रशिक्षित करना। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। बालकृष्ण एक अनाथ बच्चा जिसे उसके गांव वालों ने मनहूस कहकर मारने की कोशिश की थी। शुभ उससे बचा लेता है। शुभ, जैसे दुनिया ने मुझे असुर कहा, वैसे ही अब तू अगला असुर बनेगा। शुभ उसे वेद, न्यायशास्त्र, कंप्यूटर हैकिंग और हत्याओं की मनोवैज्ञानिक तकनीक सिखाता है। तेरा अस्त्र होगा तर्क, तेरा लक्ष्य होगा नया धर्म। महल में निखिल को कैद कर दिया जाता है। हर दीवार पर शुभ के आदर्श लिखे हैं। सत्य वही है जो सत्ता को चुनौती दे। धर्म वही है जो अन्याय मिटाए, चाहे खून से ही क्यों न हो। निखिल धीरे धीरे मानसिक दबाव में आता है। उसे शुभ की बातें सही लगने लगती हैं। क्या निखिल टूट जाएगा या ये उसकी कोई गहरी योजना है? सीबीआई को निखिल का लोकेशन मिल गया है क्योंकि शुभ के क्लोन सिस्टम को एक संदेश मिला, मैं तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ असुर बनने। सीबीआई समझ जाती है कि ये निखिल नहीं, उनका भेजा हुआ क्लोन सिस्टम जवाब दे रहा है और शुभ को भ्रम हो गया है। सीबीआई टीम अब वाराणसी की ओर रवाना होती है। महल के भीतर शुभ निखिल को अंतिम दर्शन कराने ले जाता है। एक गुफा जिसमें बहुत सी मोमबत्तियां और यज्ञ कुंड जले हुए हैं। शुभ गंभीर स्वर में, मैं मरने वाला हूं निखिल, पर मेरी सोच को यह दुनिया अब मिटा नहीं सकेगी। निखिल, तो क्या तू भी खुद को भगवान मानने लगा है? शुभ, नहीं, मैं खुद को विचार मानता हूं और विचार कभी मरते नहीं। वह एक त्रिशूल उठाता है। ये मेरा आत्माहुति का समय है। जैसे ही शुभ आत्महत्या करने की ओर बढ़ता है, निखिल जोर से चिल्लाता है, स्टॉप! शुभ, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? सीबीआई अब भी एक कदम आगे है। और तभी दीवारों से सीबीआई कमांडो टूट पड़ते हैं। शशांक, हथियार डाल दे शुभ, ये तेरा अंत है। शुभ मुस्कुराता है, ये अंत नहीं, ये तो आरंभ है। वह धुएं में गायब हो जाता है। सीबीआई महल की तलाशी लेती है। शुभ नहीं मिलता, न तो बालकृष्ण मिलता है, बस एक दीवार पर लिखा मिलता है, असुर मर नहीं सकता। हर युग में वो नया रूप लेता है और अगला युग शुरू हो चुका है। शुभ निखिल को वाराणसी लाता है और उसे अपने उत्तराधिकारी बालकृष्ण से मिलवाता है। सीबीआई शुभ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मोक्ष लॉन्च करती है। अंत में शुभ आत्माहुति करने का नाटक करता है, लेकिन धुएं में गायब हो जाता है। सीबीआई को महल में शुभ या बालकृष्ण में से कोई नहीं मिलता। बस एक चेतावनी मिलती है, असुर मर नहीं सकता। हर युग में वो नया रूप लेता है। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय। शशांक और नुसरत एक नए डॉसियर की समीक्षा कर रहे हैं। शशांक, हम शुभ को पकड़ नहीं पाए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। नुसरत टेबल पर एक इंटरपोल की रिपोर्ट रखती है। नुसरत, जर्मनी में एक बायोमेडिकल लैब पर हमला हुआ है। डीएनए डाटा और वायरल स्ट्रेन चुरा लिया गया है। आईपी ट्रेस किया तो लोकेशन मिली भारत। सीबीआई अब समझती है कि शुभ या उसके शिष्य कोई बायोबम बनाने की योजना में है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज राकेश भंडारी की कार सड़क किनारे चलती हुई पाई जाती है। अंदर सिर्फ एक खोपड़ी और हाथ है, जिस पर संस्कृत में लिखा है, दंड धर्मस्य मूलम, न्याय ही धर्म की जड़ है। एक पेनड्राइव बरामद होती है, उसमें बालकृष्ण का वीडियो। चेहरा ढका हुआ, आवाज बदली हुई। न्याय तभी होगा जब वो न्याय के योग्य हों। और आज पहला दंड दिया गया है। मैं हूं युग का नया असुर। निखिल को एक लिफाफा मिलता है, उसके घर के दरवाजे पर रखा हुआ। अंदर एक पत्र है, शुभ की हस्तलिपि में। प्रिय निखिल, मैंने तुझे हमेशा समझदार समझा था, पर तू तो भावनाओं में बह गया। अब बालकृष्ण वो करेगा जो तुझसे नहीं हो पाया, दुनिया को आईना दिखाना। अगला वार दिल से होगा। शुभमस्तु। असुर,
निखिल गुस्से में पत्र फाड़ देता है। सीबीआई को एक हैक्ड वीडियो कॉल मिलता है। बालकृष्ण कैमरे के सामने खड़ा है। उसके पीछे रसायनों की शीशियां और कंप्यूटर स्क्रीन। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो इस 17 तारीख को दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन पर एक वायरस छोड़ा जाएगा। तब लोग जानेंगे कि धर्म और विज्ञान में कौन सच्चा है। पूरे दिल्ली में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। सीबीआई, आईबी, डीआरडीओ सभी मिलकर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाते हैं। निखिल की बेटी रिद्धि, जो पिछले कुछ महीनों से सुरक्षित स्थान पर थी, अब अचानक स्कूल से लापता हो जाती है। सीबीआई को एक मेल मिलता है, रिद्धि सही सलामत है, लेकिन अगर निखिल ने हमारी योजना में दखल दिया तो उसकी बेटी उसका भविष्य नहीं देख पाएगी। बालकृष्ण, निखिल का दिमाग फटने लगता है। सीबीआई उसे केस से हटाने की सोचती है, पर वो इनकार करता है। मेरी बेटी की रक्षा मैं करूंगा, लेकिन एक बाप और एक अफसर दोनों एक साथ लड़ेंगे इस असुर से। 17 तारीख। सीबीआई को यकीन था कि मेट्रो पर हमला होगा, पर हमला होता है लाल किले के सामने एक धार्मिक मार्च पर। लोग भगवा झंडे लिए जुलूस निकाल रहे होते हैं। तभी एक भिक्षुक जैसा आदमी भीड़ में आता है और एक ड्रोन हवा में उड़ता है। फटते ही एक गैस निकलती है। 10 मिनट में 6 लोग बेहोश, 2 की मौके पर मौत। सीबीआई समझ जाती है ये वायरस असली है। सीबीआई अधिकारी नुसरत अब अंडरकवर जाती है एक टेक कंपनी में, जहां बालकृष्ण ने डेटा चोरी किया था। वहां एक लैब टेक्नीशियन से दोस्ती कर उससे एक नाम निकलवाती है, प्रोजेक्ट प्रलय। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये एक एआई सिस्टम डीएनए वायरस आधारित प्लान है जो इंसानों को धर्म आधारित चयन कर मार सकता है, जैसे जिनका आचरण शुभ के अनुसार पापी हो। सीबीआई को अब 2 चीजें पता चलती हैं। अगला निशाना दिल्ली विश्वविद्यालय का वार्षिक आयोजन। सीबीआई अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। निखिल खुद एक प्रोफेसर बनकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है। नुसरत स्टूडेंट बनकर जाती है। शशांक और टीम बाहर निगरानी करते हैं। निखिल, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सीबीआई को शक है कि बालकृष्ण आयोजकों में से ही कोई है जो अपने प्लान को अंतिम रूप देने वाला है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, नुसरत को एक यूएसबी ड्राइव मिलती है स्टेज के पास। वो प्लग करती है। स्क्रीन पर शुभ का चेहरा आता है। तुम सोचते हो कि असुर को मारना आसान है? असुर विचार है, और विचार मारने के लिए ज्ञान नहीं बलिदान चाहिए। क्या तुम तैयार हो? 21 तारीख की सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। वार्षिक समारोह में देश भर से छात्र आए थे, पर किसी को नहीं पता था कि आज का दिन रंग नहीं, लहू से सजेगा। निखिल एक प्रोफेसर की वेशभूषा में स्टेज के पीछे था। नुसरत भीड़ में घूमती हुई संदिग्ध चेहरों को देख रही थी। तभी सीबीआई को एक अलर्ट मिला। भीड़ में एक बालक किशोर चेहरे पर मुखौटा पहने हुए एक लैपटॉप लेकर घुसा है। निखिल, यही है बालकृष्ण। स्टेज पर प्रोजेक्टर चालू होता है। स्क्रीन पर एक ग्राफिकल इंटरफेस दिखता है जिसमें लोगों के चेहरे स्कैन हो रहे हैं। एआई प्रोग्राम प्रलय एक एक कर चेहरों का विश्लेषण कर रहा था। धोखा देने वाला, धार्मिक अपमान करने वाला, बलात्कार का आरोपी। जैसे ही स्कैन पूरा होता है, एक नाम आता है, विनीत शर्मा, प्रोफेसर अपराध, छात्रा से दुर्व्यवहार। भीड़ में से एक आदमी गिर जाता है। उसके मुंह से झाग निकलता है। वो मर चुका था। भीड़ में चीख पुकार मच जाती है। निखिल स्टेज से कूदकर उस मुखौटा पहने किशोर की ओर दौड़ता है। भीड़ में भगदड़ मच चुकी थी। निखिल उसे पकड़ लेता है, मुखौटा हटाता है। 13-14 साल का बालक, गोरा रंग, तीव्र आंखें, शांत चेहरा। निखिल, तू बालकृष्ण है? बालक मुस्कुराता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक विचार का माध्यम हूं। वो विचार जो शुभ ने मुझे दिया। तुम उसे रोक नहीं सकते निखिल सर। तभी उसके जैकेट से धुएं का गैस निकलता है, एक अस्थाई ब्लाइंडिंग स्मोक। बालक भाग जाता है। सीबीआई को एक और वीडियो लिंक मिलता है। इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। शुभ जोशी प्रस्तुत करता है पापियों का प्रलय, एक रियलिटी शो जहां आप तय करेंगे कि कौन जिए और कौन मरे। पब्लिक वोटिंग चालू है।
स्क्रीन पर 3 कैदियों के वीडियो आते हैं। एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी। 2 एक बलात्कारी राजनीतिज्ञ। 3 एक नाबालिग बच्ची की किडनैपर। लोगों से कहा जाता है वेबसाइट पर जाकर वोट करो कि किसे मरना चाहिए। सीबीआई मुख्यालय में हड़कंप मच चुका था। शशांक बोलते हैं, हमें सर्वर क्रैश करना होगा। अगर वोटिंग पूरी हुई तो ये लोग सच में मारे जाएंगे। सीबीआई की साइबर टीम अमेरिकी एजेंसी की मदद से सर्वर को ट्रैक करती है। लोकेशन मिलती है ऋषिकेश के पास एक पुराना आश्रम। निखिल, नुसरत और फोर्स तुरंत रवाना होते हैं। सीबीआई टीम आश्रम में प्रवेश करती है। दीवारों पर संस्कृत श्लोक, देवी देवताओं की उल्टी छवियां और एक बड़ी पेंटिंग कलयुग के असुर, जिसमें शुभ का चेहरा बना है एक त्रिशूल लिए। वहीं पर एक कमरे में 3 बंदी कैद हैं और एक लैपटॉप खुला पड़ा है। वोटिंग का टाइम खत्म होने में 2 मिनट बाकी। निखिल दौड़कर सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं निखिल। शुभ दरवाजे पर खड़ा है। कमरे में घुप अंधेरा, दोनों आमने सामने। निखिल, क्यों कर रहा है ये सब? क्या मिला तुझे? शुभ, मुझे मिला आत्मा का शांति। जब मैंने दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाया। तूने मुझे गलत समझा निखिल। मैं न्याय करता हूँ, तुम लोग लीपापोती। निखिल, तू एक हत्यारा है, असुर। शुभ, असुर वो होता है जो अधर्म से टकराए। तुम जैसे लोग खुद को देवता समझते हो, पर मैं तुम्हारा काला चेहरा दुनिया को दिखा चुका हूँ। सीबीआई टीम शुभ की ओर दौड़ती है। शुभ लैपटॉप के पास बटन दबाने ही वाला होता है। तभी निखिल उसे पकड़ लेता है और उसे खींचकर खिड़की से नीचे गिरा देता है। दोनों नदी में गिरते हैं। कुछ मिनटों बाद सीबीआई शुभ को बेहोश हालत में पानी से निकालती है, पर निखिल लापता होता है। सीबीआई द्वारा सर्वर नष्ट कर दिया जाता है। तीनों बंदियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। शुभ आईसीयू में भर्ती होता है, कोमा में चला गया है। देश भर में मीडिया निखिल को शहीद घोषित कर देती है। 2 हफ्ते बाद बनारस के एक स्कूल में एक बच्चा लाइब्रेरी में बैठा एक किताब पढ़ रहा है, हिंदू माइथोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस। लाइब्रेरियन आती है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चा मुस्कुराता है, बाला। फिर रुककर कहता है, नहीं, बालकृष्ण। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। स्क्रीन ब्लैक होती है। एक आवाज आती है, असुर मरा नहीं, बस अगला युग शुरू हुआ है। शुभ आईसीयू में कोमा में पड़ा हुआ था। चारों ओर निगरानी थी, हर कोना कैमरे से लैस। डॉक्टरों को उम्मीद नहीं थी कि शुभ कभी उठ पाएगा, पर 11वें दिन एक नर्स जैसे ही उसके इंजेक्शन चढ़ा रही थी, शुभ की आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलती हैं। शुभ धीरे से। कर्मों से कोई नहीं बच सकता। नर्स डर जाती है। शुभ मुस्कुराता उधर हिमालय की घाटियों में एक बर्फीली झोपड़ी के भीतर एक आदमी की आंखें खुलती हैं। बांह पर पट्टी, चेहरा जख्मी। वो कोई और नहीं, निखिल नायर था। एक स्थानीय बाबा उसे बचाकर यहाँ लाया था। निखिल धीरे धीरे सब कुछ याद करता है, प्रलय, शुभ और वह अंतिम क्षण। निखिल, मैं नहीं मरूंगा जब तक असुर का अंत नहीं करता। बनारस में बालकृष्ण अब एक कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। उसके भीतर शुभ की विचारधारा पल रही थी। वह छात्रों को बहकाने लगा था धर्म, न्याय और नैतिकता के नाम पर। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, धर्म संघ एक नाम के तहत। इस संघ के सदस्य सोशल मीडिया पर शुभ दर्शन नामक सीरीज चला रहे थे, जहां वो लोगों की कमजोरियों को निशाना बनाकर उकसाते थे। सीबीआई अब समझ चुकी थी कि शुभ भले कोमा में हो, पर उसकी विचारधारा अब जीवित लोगों के जहन में पल रही है। धवन, हमें शुभ को रोकना होगा, विचार को नहीं, बल्कि उसके जड़ को। नुसरत, उसके अनुयायियों को पकड़ना होगा। बालकृष्ण अभी भी आजाद है। सीबीआई ने धर्म संघ नाम के सभी डिजिटल चैनलों को ट्रेस करना शुरू किया। आईपी लोकेशन मिली, हरिद्वार के पास एक कंप्यूटर कोडिंग स्कूल में। निखिल वापस दिल्ली लौट आता है। सीबीआई उससे संपर्क करती है। अब निखिल, शुभ और उसके असुरिक वंश को खत्म करने को तैयार है। सीबीआई ऑपरेशन अग्निपथ शुरू करती है। हरिद्वार के स्कूल में सीबीआई घुसती है।
बालकृष्ण को घेर लिया जाता है। बालकृष्ण हंसते हुए, तुम लोग विचार नहीं पकड़ सकते। वो अपने जैकेट से एक डिवाइस निकालता है, एआई चैटबॉट असुर जीपीटी, जिसे शुभ ने ही कोड किया था। वो बोलता है, अब दुनिया शुभ से नहीं मशीन से चलेगी। तुम किसी शुभ को मार दो, पर ये विचार अब कभी नहीं रुकेगा। निखिल एआई सिस्टम को देखता है। वो कोडिंग भाषा में बदलने की कोशिश करता है। निखिल, तू ये भूल गया बालकृष्ण, मशीन भी इंसान ने बनाई है, और इंसान जब ठान ले तो मशीन भी चुप हो जाती है। वो सिस्टम में एक विषाणु को डाल देता है जो पूरे नेटवर्क को नष्ट कर देता है। शुभ का बनाया हुआ असुरिक डिजिटल साम्राज्य ढह जाता है। बालकृष्ण गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, ये विचार अमर है। सीबीआई उसे गिरफ्तार कर लेती है। उधर अस्पताल में शुभ को अचानक दौरा पड़ता है। डॉक्टर भागकर आते हैं। शुभ की सांसें रुक जाती हैं। अंतिम ईसीजी लाइन सीधी हो जाती है। शुभ जोशी मृत। कुछ महीने बाद निखिल हिमालय के उसी मंदिर में बैठा है। सामने बर्फ से ढकी घाटियां, पीछे एक किताब, धम और असुर, सत्य का द्वंद्व। निखिल, शुभ गया, पर युद्ध अब भी खत्म नहीं। जब तक असत्य रहेगा, कोई ना कोई असुर जन्म लेगा। कैमरा ऊपर जाता है। बैकग्राउंड में शुभ की आवाज गूंजती है, मैं शरीर नहीं, विचार हूं, मैं लौटूंगा। स्क्रीन काली हो जाती है।